सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए फाइनल का ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें प्रायद्वीपीय पठार वो वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में बचा कौन सा, लास्ट पांचवा पार्ट तटीय मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। तो आज अपन पढ़ेंगे तटीय मैदानी प्रदेश। देखो, इससे जस्ट पहले अपन ने प्रायद्वीपीय पठार में जो प्रायद्वीपीय पर्वत के बारे में पढ़ा था। देखो, यहाँ पर एक श्रृंखला मैंने बताई थी, पश्चिमी घाट पर्वत और यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत। इसके बिल्कुल समानांतर यहाँ ये समुद्र से सटा हुआ तटीय प्रदेश फैला हुआ है, जो पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे आओ और याद करो इस चीज़ को। मैंने ये पश्चिमी सहारी पर्वत बताया था, वो बिल्कुल घना पर्वत बताया था, ऊंचाई लिए हुए पर्वत है, अच्छी चौड़ाई लिए हुए ये पर्वत है। इसमें मैंने आपको 4 तो दर्रे बताए थे, यानी इधर से इधर जुड़ने के लिए इस पर्वत में, यानी इसके जितने पार्ट है ना, 4 तो दर्रे बताए और 2 नर्मदा और ताप्ती की 2 भ्रंश बताई थी मैंने आपको कि नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो ढाल के विपरीत बहती हैं और इस पर्वत में 2 भ्रंश हैं, उससे नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। और 4 दर्रे बताए थे, कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट दर्रा। ये 4 चीज़ें बताई थी। इसके कारण इधर वाला जो तट है ना, यानी सारी की सारी यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियाँ हैं, वो ये पूर्वी जो पर्वत है ना, इसको काट कर यहाँ कहाँ गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। जिससे जो इधर वाला जो तट है ना, इधर वाला जो तट है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित बिल्कुल मैदान के रूप में है इधर वाला तट, और यहाँ पर अच्छी कृषि होती है। कौन से तट पर, पूर्वी तट के ऊपर। और जो पश्चिमी तट है वो कटा फटा तट है, पथरीला तट है, मैदानी तट नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इधर से इधर नदियाँ नहीं गिरती, सिर्फ 2 ही नदियाँ गिरती हैं और सिर्फ 4 दर्रे हैं जो इधर जोड़ते हैं, बाकी ये पर्वत ऊंचाई लिए हुए पर्वत है। इसके कारण जो इधर वाला तट है ना, जो इधर वाला यानी पश्चिमी जो तट है वो पथरीला तट है, और पथरीला तट होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कौन से प्राकृतिक, मतलब प्रकृति की देन है, प्रकृति के दिए हुए बंदरगाह हैं। और इधर इस वाले जो भी तट है ना, इस तट पर जो भी बंदरगाह हैं वो कौन से मिलेंगे अपन को, कृत्रिम। कौन से मिलेंगे, कृत्रिम। और इधर वाले तट पर प्राकृतिक बंदरगाह हैं, अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है, कृषि वगैरह यहाँ पर नहीं होती। इधर वाले तट पर कृत्रिम बंदरगाह हैं, जो भी बंदरगाह हैं वो कृत्रिम हैं और अच्छी कृषि यहाँ पर होती है, क्योंकि उपजाऊ मृदा है, नदियों द्वारा लाई हुई। अब देखो, ये जो तट है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4। अब अपन एक एक को पहले समझेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे। वो ज़्यादा बातें नहीं है इसमें, कम ही बातें हैं, वो अपन लिख लेंगे। आज ये वाला चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, सबसे जो पहला तट है उसको अपन बोलते हैं, कौन सा, गुजरात। देखो दिखाई नहीं दे रहा है, साथ में मैं बोल रहा हूँ, गुजरात का तट। गुजरात का तट, गुजरात का तट है वो फैला हुआ है कच्छ से सूरत तक, कच्छ से सूरत तक, यहाँ तक, कच्छ से सूरत तक ये तट है गुजरात का तट। इस पर महत्वपूर्ण बातें अगर अपन बंदरगाह के संदर्भ में आएंगे, जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी वो इस पर, एक तो बंदरगाह है, कौन सा, कांडला बंदरगाह, एक तो है इस पर कांडला बंदरगाह। देखो, यहां पर मुंबई में पहले बंदरगाह था एक, अभी भी है, नावा शावा बंदरगाह। ये पहला बंदरगाह है इस तट का, और कहाँ है ये, मुंबई में। तब इधर वाले समुद्र पर जो भी जहाज आते थे, सर्वाधिक भार इसी बंदरगाह के ऊपर था, और बहुत ही बिजी बंदरगाह था ये बंदरगाह। इसके भार को कम करने के लिए ये बंदरगाह निर्मित किया गया। कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। इसका देखो, अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इसका नाम अभी चेंज किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, दीनदयाल बंदरगाह। इसका नवीन नाम है ये, दीनदयाल बंदरगाह।
ये जो बंदरगाह तो यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ पर जहाज आने शुरू नहीं हुई, अभी भी इसका भार है वो कम नहीं हुआ। तब क्या है, इसको ये बंदरगाह है ना, इसको व्यापार मुक्त बनाया गया, व्यापार मुक्त बनाया गया, मतलब टैक्स से फ्री बनाया गया इसको, कि यहाँ पर आने के लिए अगर यहाँ पर जहाज रुकते हैं तो कोई टैक्स वगैरह जहाज़ों को नहीं देना पड़ता। फर्स्ट तो इसकी इंपॉर्टेंट बात है ये। सेकंड, ये जो बंदरगाह है ना वो है जवारी बंदरगाह। कौन सा? जवारी बंदरगाह। अरे जवार भाटा तो आपने पढ़ा ही है, जवार किसे कहते हैं? जब पानी ऊपर चढ़ता है उसके साथ जहाज ऊपर आता है, और जब भाटे के साथ पानी जब नीचे जाता है तो वापस से जहाज वो नीचे उतार दिया जाता है। इसमें अपन दो चीज़ें ये लिखेंगे, एक अब इतना सा है बता दिया मैंने आपको, कच्छ से सूरत तक फैला हुआ है। इसके अंदर एक ये कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह की नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है, और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो ये व्यापार मुक्त है, और सेकंड ये एक जवारी बंदरगाह है। अब आप इतनी सी चीज़ें लिख लो। पहले तो अपन हेडिंग डालो आप, तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश। अब तटीय मैदानी प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ से लेकर लास्ट तमिलनाडु तक। इसमें लिखो गुजरात के कच्छ से लेकर, ऊपर हेडिंग डालो तटीय मैदानी प्रदेश, और आगे डैश लगा के पहले अपन इसका इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद इसको 4 पार्टों में बांटेंगे और एक एक पार्ट को अपन लिखेंगे। तटीय मैदानी प्रदेश में लिखो गुजरात के कच्छ से लेकर, गुजरात के कच्छ से लेकर, गुजरात के कच्छ से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट के समानांतर, पश्चिमी घाट के समानांतर, पश्चिमी घाट के समानांतर फैला पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, फैला तटीय मैदानी प्रदेश। प्रारंभ में दलदली। देखो प्रारंभ में ये दलदली क्यों है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर जो नदियाँ गिरती है उसके कारण ये दलदली है। प्रारंभ में दलदली तथा फिर पथरीला और कटा फटा पठार है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आप हमेशा जीवन में। देखो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा तट कटा फटा है, तो वहाँ पर अपना दिमाग क्या काम करता है? देखो एक तो है ना पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यानी ये जो पर्वत है ना, पर्वत और तट को आप अलग अलग करो। क्वेश्चन आता है कौन सा तट कटा फटा है, ये क्वेश्चन आता है। अपन क्या करते हैं कि अपन अपना भाई दिमाग अपने पास अपन लगाते हैं, वो दिमाग अपन क्या ये जो सारी नदियां हैं जो पठार की वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो वही कटा फटा तट कौन सा होगा? तब दिमाग क्या काम करता है अपना, भेजा भाई इसको काट कूट दिया होगा, तब यही है। और 90% बच्चे, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 90% बच्चे आंसर कौन सा करते हैं? पूर्वी तटीय प्रदेश। लेकिन आप ध्यान रखना इस बात को, कटा फटा पर्वत है, पर्वत को नदियों ने काट दिया है, पर्वत को तो नदियों ने काट दिया, बट जो नदियाँ जो तलछट साथ में जो लेके आती हैं वो यहाँ पर जमा है। उसके कारण ये वाला जो तट है ना वो है मैदानी पूरी तरह, कोई कटाफटा नहीं है, और यहाँ पर अच्छी कृषि होती है, उपजाऊ मृदा है पूरे के ऊपर। और इधर वाला है तो यहाँ पर देखो ये इधर वाला पार्ट है अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, तो जो स्टार्टिंग में जो जमीन ली को जैसे जो इसका मामला जो कटाफटा तट का बता रहा हूँ, कटाफटा जो पर्वत तो संगन है पूरा का पूरा, पर्वत नहीं कटाफटा है। पर्वत के संदर्भ में प्रश्न पूछे तब कौन सा सही करना है अपन को? अगर पर्वत कटाफटा कौन सा है? ये है। तट है कटाफटा कौन सा है? वो इधर वाला है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करके रखना हमेशा दिमाग में, जिससे चीज़ें आपकी गलत नहीं हो। आगे आप देखो, प्रारंभ में दलदली तथा फिर पथरीला और कटाफटा पठार है, जो जुताई कृषि के लिए जो जुताई कृषि के लिए अनुपयोगी है, जुताई कृषि के लिए अनुपयोगी है, लेकिन प्राकृतिक बंदरगाहों की अवस्थिति के लिए, प्राकृतिक बंदरगाहों की अवस्थिति के लिए उपयुक्त है।
लेकिन कलकत्ता से कन्याकुमारी तक, लेकिन कलकत्ता से कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट के समानांतर फैला, पूर्वी घाट के समानांतर फैला पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई, नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई उपजाऊ जलोढ़ और, उपजाऊ जलोढ़ और डेल्टा से निर्मित होने के कारण, डेल्टा से निर्मित होने के कारण जुताई कृषि के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। लेकिन यह तट, लेकिन यह तट समतल सपाट होने के कारण, समतल सपाट होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों के अनुकूल नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाहों के अनुकूल नहीं है। अब आप हेडिंग डालो पश्चिमी तटीय मरुस्थलीय प्रदेश, नहीं पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। और इसमें लिखो आप इस तट को, जो स्टेट ना हो उनके हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। इस तट को प्रदेश के आधार पर, इस तट को प्रदेश के आधार पर पुनः 4 भागों में बांटा गया है, पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पुनः 4 भागों में बांटा गया है। अब लिखो आप इसमें कच्छ से सूरत तक, कच्छ से सूरत तक, ये इतनी दूरी आएगी इसमें, ये गुजरात का क्षेत्र आता है इसमें। कच्छ से सूरत तक फैला यह तट, फैला यह तट कच्छ काठियावाड़, ये जो कच्छ वाला पार्ट है ना इधर वाला, इसको तो बोलते हैं काठियावाड़ का तट। कच्छ काठियावाड़ और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तट में विभाजित है, सौराष्ट्र तट में विभाजित है। गुजरात का यह तट, गुजरात का यह तट अपने, अपने गुजरात का यह तट अपने कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, आप कांडला बंदरगाह लिखो ना, उसके जस्ट आगे यूं लगा के ये रो, ये जरूर लिख लेना आप, दीनदयाल बंदरगाह, तो नए नाम हमेशा पूछे जाते हैं। कांडला बंदरगाह है या दीनदयाल बंदरगाह है। क्वेश्चन में लिखो जवारीय बंदरगाह एवं, जवारीय बंदरगाह एवं, जवारीय बंदरगाह एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त या तो व्यापार मुक्त या मुक्त व्यापार क्षेत्र, कोष्टक बंद। हाँ, एक इसकी विशेषता और है, संपूर्ण देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन है, संपूर्ण देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन है वो गुजरात के तट पर किया जाता है। आगे लिखो तथा देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और गुजरात का यह तट, गुजरात का यह तट दलदली भी है, दलदली भी है, जिसका रीजन आपको पता है। राजस्थान की भी ये लूनी वगैरह नदी है ना, ये कहाँ कच्छ की खाड़ी में आके गिरती हैं यहाँ। गुजरात का यह तट दलदली भी है। अब सेकंड लिखो आप कोंकण का तट, सेकंड लिखो
इसको मिटा देते हैं अपन। कोंकण का तट। अब कोंकण का तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखो यहाँ अपन सूरत को यहाँ छोड़ा था ना आपने, तो ये सूरत से लेकर गोवा तक, सूरत से लेकर गोवा तक, ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। पूरा पूरा महाराष्ट्र कवर कर लेता है, सूरत से गोवा तक। इसमें लिखो आप। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये देखो एक अल्फाशो नामक आम है, अल्फासो। ये जो आम है ना, वो सर्वाधिक स्वादिष्ट आम है अपने भारत का, और विदेशों में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो वो सर्वाधिक यहाँ महाराष्ट्र में मिलता है इसकी। और एक ये मुंबई में आपको मैंने बताया ना, जो पहला जो प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा है? न्हावा शावा बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका ने एक विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता, सर्वाधिक बड़ा कंटेनर डिपो, कंटेनर डिपो। लिखो इसमें आप, सूरत से गोवा तक, सूरत से गोवा तक महाराष्ट्र के यह तट, महाराष्ट्र का यह तट आम के उत्पादन, आम के उत्पादन कोष्टक में आप अल्फासो लिख लेना, अल्फासो आम का उत्पादन होता है। आम के उत्पादन अल्फासो कोष्टक बंद के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। और देश के सबसे बड़े नगर मुंबई है, यहाँ आपको पता ही है। देश के सबसे बड़े नगर व बंदरगाह हैं, इस तट पर है देश के सबसे बड़े नगर व बंदरगाह। नगर में मुंबई और बंदरगाह में न्हावा शावा। हमने ये पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और पहला है प्राकृतिक है। सबसे बड़े नगर व बंदरगाह हैं मुंबई के लिए, मुंबई के लिए तथा देश के पहले आधुनिक बंदरगाह है, तथा देश के पहले आधुनिक बंदरगाह है। और बंदरगाह लिखो न्हावा, देखो बड़े अक्षरों में लिख देता, न्हावा, न्हावा सेवा बंदरगाह, न्हावा सेवा बंदरगाह। और इसका नया नाम है, वो नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये दोनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बता रहा हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, और इधर वाला जो कांडला बंदरगाह था उसका मैंने आपको क्या बताया, दीनदयाल बंदरगाह है। देखो अगर अपन ये तो पढ़ ही रहे हैं, नेक्स्ट आप सब पटवारी वगैरह के एग्जाम भी दोगे, इंडियन ज्योग्राफी आती है उसमें, तो यहाँ से जो नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बाकी तो सब पढ़ते ही हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, न्हावा शावा देश का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो, कोष्टक में लिख लो, देश का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो कन्नड़ का तट, 3 नंबर का, कन्नड़ का तट। ये देखो नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो कन्नड़ का तट का, कन्नड़ का तट है पूरा का पूरा। देखो ये एक तो स्टेट आप याद करो खुद, यहाँ क्या है, केरल, केरल के बाद कर्नाटक, तो कर्नाटक वाला है ना पूरा का पूरा, ये कौन सा तट है, कन्नड़ का तट। और महाराष्ट्र वाला कोंकण तट, और जो केरल वाला है ना, केरल का तो आप देखो जलवायु मैंने आपको पढ़ाई भी थी 11वीं क्लास में, आपको याद भी होगा। और मैं सर्वप्रथम यही बोलता था कि सबसे पहले बरसात कहाँ होती है, केरल में, और सर्वाधिक वर्षा होती है तब सर्वाधिक यहाँ वनस्पति वगैरह भी सबसे अधिक हैं, कयाल वगैरह निर्मित हैं। तो अपन इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। वैसे ये मालामाल है, तब अपन क्या बोलते हैं, मालाबार
तट, इसको बोलते हैं अपन। केरल वाले तट को अपन क्या बोलते हैं? मालाबार तट। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो तमिलनाडु वाला इधर वाला जो तट है ना, ये सूखा रहता है, और सूखा रहने के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट। तो ये तो याद ही होने चाहिए दो तो आपको, तमिलनाडु वाला कौन सा है? कोरोमंडल का तट। केरल वाला कौन सा है? मालाबार का तट। और उसके बाद अपन केरल के बाद में कर्नाटक आता है, तो कर्नाटक का कन्नड़ तट, बाद में महाराष्ट्र वाला कोंकण तट, और गुजरात का तट है ही। तो नाम तो आसान है ही, इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं। कन्नड़ का तट है, इसमें लिखो आप कन्नड़। ये कर्नाटक में वो पश्चिमी सह्याद्री पर्वत पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, ये कर्नाटक में कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियों में जो एक खान है, तो ये फैली हुई है यहाँ। तो यहाँ से लोहा है वो निर्यात किया जाता है ईरान को। तो वही चीज़ है इसमें, सिर्फ इम्पोर्टेंट वही बात है, सिर्फ अपन इम्पोर्टेंट बातें लिख रहे हैं इसमें, वो लिखो आप इसमें। कन्नड़ के तट में कर्नाटक का यह तट, कर्नाटक का यह तट कुद्रेमुख के लोहे अयस्क, कुद्रेमुख मैंने हजारों बार नाम लिखा है ये पहले। कुद्रेमुख के लोहे अयस्क को ईरान निर्यात करने हेतु महत्व रखता है। ईरान निर्यात करने हेतु महत्व रखता है। क्वेश्चन में लिख लो, न्यू मंगलोर बंदरगाह के माध्यम से, न्यू मंगलोर बंदरगाह के माध्यम से। अब लास्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मालाबार का तट, लास्ट मालाबार का तट। चौथा मालाबार का तट। और इसमें आप लिखो, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। यह तट अपनी बागानी कृषि के लिए तथा लेगून जिले तथा ये समुद्र द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। लेगून झीलें, ये मतलब मलबा जम के बीच में जो जल इकट्ठा हो जाता है झील के रूप में, वो लेगून झीलें कहलाती हैं। और वो सर्वाधिक, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक केरल के तट पर ही मिलती हैं ये लेगून झीलें। इसमें लिखो, बागानी कृषि और लेगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इन लेगून झीलों को यहाँ पर कहा जाता है कयाल। आगे आप इसमें लिखो, भारत में सर्वाधिक रबड़, नारियल, काजू, किशमिश, लौंग, काली मिर्च, इलायची, गरम मसाला आदि केरल राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होता है। आदि केरल राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होता है। भारत में सर्वाधिक लेगून झीलें केरल राज्य के मालाबार तट पर मिलती हैं। केरल राज्य के मालाबार तट पर मिलती हैं। केरल राज्य के मालाबार तट पर मिलती हैं, जिन्हें यहाँ कयाल कहा जाता है। जिन्हें यहाँ कयाल कहा जाता है। केरल की सबसे बड़ी लेगून
केरल की सबसे बड़ी लेगून वेम्बनाथ, केरल की सबसे बड़ी लेगून वेम्बनाथ है, जिसके सामने स्थित द्वीप का नाम, जिसके सामने स्थित द्वीप का नाम वेलिंगटन, वेलिंगटन, जिसके सामने स्थित द्वीप का नाम वेलिंगटन है, और इसके पास में कोच्चि बंदरगाह है स्थित है। इस झील के किनारे नहीं, इस झील के किनारे कोच्चि बंदरगाह स्थित है। इस झील के किनारे कोच्चि बंदरगाह स्थित है, जिससे सामरिक महत्व, जिससे सामरिक महत्व के इस द्वीप को देश की सुरक्षा के लिए, देश के सैनिकों के लिए यह द्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिससे सामरिक महत्व के इस द्वीप को देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A 47A राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जोड़ता है, 47A जोड़ता है, 47A जोड़ता है। अब आप लिखो पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, कौन से? पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, हेडिंग डाल लो, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। राज्यों के आधार पर इसे भी पुनः 4 भागों में बांटा गया है। और पहला लिखो आप कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल का तट, इधर वाला तट है, इसको अपन बोलते हैं, तमिलनाडु का ही पार्ट है पूरा पूरा, इसको अपन बोलते हैं कोरोमंडल का तट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक तो है बंदरगाह है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो है समुद्र माध्य तल, समुद्र माध्य तल, इसको बोलते हैं अपन SML बिंदु, समुद्र माध्य तल। देखो होता क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे किसी पर्वत की अपन ऊंचाई बताते हैं तो उसके लिए नीचे वाला बिंदु अपन कौन सा लेंगे? ये तो नहीं है कि अपन जैसे देखो हिमालय उसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 किलोमीटर अपन ने मान ली, ठीक है। अब वो ऊंचाई अपन ली कैसे? ऊपर का तो अपन को पता है कि वहाँ तक है, नीचे का पार्ट कहाँ लेंगे, कहाँ से मानेंगे, मतलब वो जीरो कहाँ से मानेंगे अपन? तो वो मानते हैं अपन यहाँ एक बिंदु यहाँ से लेते हैं, यहाँ कर रखा है ये जो अपने भारत का जो बिंदु है SML बिंदु, अपन जिसको बोलते हैं समुद्र माध्य तल बिंदु, यानी समुद्र की अगर अपन गहराई बताते हैं तब भी अपन इस बिंदु से बताते हैं, इसको अपन जीरो मान के चलते हैं। समुद्र माध्य तल, वायुदाब वगैरह नापा जाता है वो भी यहाँ से, समुद्री गहराई है, पर्वतों की ऊंचाई है, पठारों की ऊंचाई है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, SML बिंदु, समुद्र माध्य तल। और एक यहाँ पर जो ताड़ के वृक्ष वगैरह हैं वो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ 4 लाइन लिखेंगे अपन इसमें। लिखो कोरोमंडल का तट, इसमें लिखो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। जो देश में सर्वाधिक ताड़ के उत्पादन के लिए, जो सर्वाधिक ताड़ के उत्पादन के लिए, कृत्रिम बंदरगाहों के लिए,
चेन्नई कोमा चेन्नई कोमा चेन्नई, कोष्ठक में लिखो SML, SML और कोष्ठक बंद करके आगे लिख लो समुद्र माध्य तल, समुद्र माध्य तल के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो काकीनाडा का तट, कौन सा? काकीनाडा का तट, काकीनाडा का तट। ये जो तट है आंध्र प्रदेश, इसके अंदर कंप्लीट आता है काकीनाडा का तट। इसमें लिखो आंध्र प्रदेश के तट को, आंध्र प्रदेश के तट को, अब देखो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके बाद में कौन सा आएगा। काकीनाडा का तट है, इसमें लिखो आंध्र प्रदेश के तट को, आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा का तट कहते हैं, काकीनाडा का तट कहते हैं, जो डॉल्फिन नोज के पीछे स्थित है। देखो डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन मछली होती है ना, डॉल्फिन। अब देखो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसकी आकृति है यूं, ये भी आंध्र प्रदेश वाला है ना, यहाँ पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है इस साइड भी, और ये इसकी कुछ यूं, ये पहाड़ी यूं घूमी हुई है। तो ये जो बंदरगाह नहीं है वाला, ये जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। ये जो पहाड़ी यूं डॉल्फिन नोज की तरह है, यूं मुड़ी हुई है यूं, तब इसको अपन बोलते हैं इसको डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज के पीछे स्थित, डॉल्फिन नोज के पीछे स्थित, डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी का नाम है सिर्फ, डॉल्फिन नोज के पीछे स्थित देश के सबसे गहरे बंदरगाह हैं, देश के सबसे गहरे बंदरगाह हैं। कोष्टक में लिख लो विशाखापट्टनम। इसी तट पर, इसी तट पर इसी तट पर तमिलनाडु की प्रसिद्ध लेगून, तमिलनाडु की प्रसिद्ध लेगून, यहाँ पर ये लेगून पुलिकट देखने को मिलते हैं, यहाँ भी लेगून और ये द्वीप वगैरह, सबसे प्रसिद्ध लेगून पुलिकट, पुलिकट तथा उसके सामने स्थित, तथा उसके सामने स्थित आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा द्वीप, ये मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा द्वीप। अब देखो कई बार पूछते हैं ये मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है, आगे द्वीप नहीं देते वो क्वेश्चन में, श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है, और सबसे पहला ऑप्शन अपन को क्या मिलता है, कोटा। लोग श्री हरिकोटा, लो भाई कोटा में है, उसका आंसर क्या होता है, आंध्र प्रदेश। इसको भी आप याद रखना इस चीज़ को। इसी तट पर तमिलनाडु की प्रसिद्ध लेगून पुलिकट तथा उसके सामने स्थित आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा द्वीप। कोष्टक में लिखो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, स्थित है। आगे लिखो उत्कल का तट, कौन सा, थर्ड, उत्कल का तट, उत्कल का तट। अब देखो काकीनाडा का तट था वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या आता है, उड़ीसा, तो उड़ीसा को अपन क्या बोलते हैं, उत्कल का तट, उत्कल का तट। इसमें आप लिखो उड़ीसा के तट को, उड़ीसा के तट को उत्कल का तट कहते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध है चिल्का झील, जो सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा के तट को उत्कल का तट कहते हैं। यह तट आधुनिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यह तट आधुनिक बंदरगाह है और पारादीप के लिए प्रसिद्ध है, पारादीप के लिए प्रसिद्ध है।
इसी तट पर देश की सबसे बड़ी लेगून, ये चिल्का झील है ना, वो लेगून झील है, देश की सबसे बड़ी लेगून चिल्का, सबसे बड़ी लेगून चिल्का झील देश, कोष्टक में लिख लो, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और इसके सामने जो द्वीप स्थित ना वो है बालासोर, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है, जिसके सामने स्थित द्वीप का नाम बालासोर। और कोष्टक में लिख लो मिसाइल प्रक्षेपण स्थित है। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बताऊं, अब जो यहाँ पर ये मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर क्यों है, यहाँ बिल्कुल ये पास में, इसका रीजन क्या है? देखो जो भारत है यहाँ पर इनकी उपयुक्त स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि ये देखो भूमध्य रेखा से अपन कितनी दूरी पर हैं, 8 डिग्री 4 मिनट पर तो शुरू होते हैं, मतलब अपन 8 डिग्री की दूरी पर हैं, और 1 डिग्री का अंतराल होता है 111 किलोमीटर है। तो जो सबसे पास की धरती है वो तो यही है, और जो ये कौन सा बल होता है वो अपकेंद्रीय बल है, मतलब भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ये यूं दूर फेंकता है चीज़ों को, पृथ्वी गोल घूमती है बिल्कुल यूं पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा पर जो अपकेंद्रीय बल है ना वो सर्वाधिक होता है, चीज़ों को दूर फेंकता है, तो ये बल यहाँ लगता है सर्वाधिक अपने भारत की मूल भूमि में, इसलिए जो प्रक्षेपण केंद्र है वो यही है, यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। इसमें आप लिखो मिसाइल प्रक्षेपण कोष्टक बंद है, सामने स्थित द्वीप का नाम बालासोर है। अब आप लास्ट लिखो उत्तरी सरकार तट, बस ये 3 लाइनें लिखेंगे, आज के लिए इतना होता है, बाकी कल लिखेंगे। हेडिंग लाल चौथा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और इसमें लिखो पश्चिम बंगाल के तट को, पश्चिमी बंगाल के तट को उत्तरी सरकार का तट कहते हैं, उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। इस तट पर स्थित, इस तट पर भी एक ज्वारीय बंदरगाह स्थित है, कोलकाता वाला, और जो कोलकाता वाला बंदरगाह है वो सबसे बड़ा पृष्ठीय प्रदेश है। अब पृष्ठीय प्रदेश का मतलब है यहाँ से जो भी कच्चा माल है वो सर्वाधिक यहाँ, यानी इसी बंदरगाह से निर्यात होता है, और तैयार माल सर्वाधिक यहीं पर आयात होता है। पृष्ठीय प्रदेश रखता है, यानी सर्वाधिक सामान रखने की जगह है। उत्तरी सरकार का तट, पश्चिम बंगाल के तट को उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। इस तट पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है, इस तट पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है कोलकाता देश का, कोलकाता देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश रखने वाला बंदरगाह है, सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश रखने वाला बंदरगाह है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी। अपन अब द्वीप समूह सिर्फ बचे, इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ द्वीप समूह है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।